अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हेयर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन ये है, डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है जी? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 होगी, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या करते होते हैं, किसी भी लेटर के ऊपर हेड या कैप लगा देंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। उसके बाद इसको मैथमेटिकली किस तरह फाइंड कर सकते हैं? जब हम किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद सेकंड टर्म है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है जी? पोजीशन वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल या पॉइंट की पोजीशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम आर वेक्टर के साथ जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे हम 2D में इसको देखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन ए बी है एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है। अब हम इसको जाहिर करने के लिए एक फिक्स रीजन से हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रा करते हैं। इस वेक्टर को क्या कहते हैं? आर वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। इसको हम लिखने का तरीका ये है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर। अब हमारा पार्टिकल ये तो 2 डायमेंशन में था, अब अगर 3 डायमेंशन में होगा तो फिर क्या होगा? उसमें हम क्या करेंगे, एक जी एक्सिस भी ड्रा कर लेंगे। अब हमारा पार्टिकल पड़ा है, उसकी पोजीशन है ए बी एंड सी। इसको जाहिर करने के लिए हमने वेक्टर ड्रा किया, इसको क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। इसको लिखने का तरीका ये है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। इसके बाद हमारा थर्ड जो था वो था कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को हम कह सकते हैं कि ये किसी भी वेक्टर की जो होती है वो इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी भी डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम ए है। अब उसकी वाई की डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ उसने फासला तय किया है और एक्स की डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ फासला तय किया है। उसी एक्स और वाई की डायरेक्शन में जो जो उसने फासला तय किया उसको हम उसका कंपोनेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई चीज है, वो ऊपर को जा रही है तो वाई एक्सिस में फासला तय कर रही है। अगर स्ट्रेट जा रही है तो उसको हम क्या करेंगे, ये एक्स की डायरेक्शन में तय कर रही है फासला। लेकिन कोई बॉडी है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जा रही है तो उसके लिए हम उसके कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं कि उसने एक्स में कितना फासला तय किया और उसने वाई में कितना फासला तय किया। ये हमने एक्स और वाई एक्सिस ले लिए हैं, इसमें हमने क्या किया, एक वेक्टर ए ड्रा कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी इफेक्टिव वैल्यू वाई डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में क्या है। सबसे पहले हम एक्स की डायरेक्शन में देखेंगे तो ये वाली इसकी एक्स की आ जाएगी और उसके बाद ये वाई डायरेक्शन में उसने फासला तय किया तो उसकी y की डायरेक्शन वाली वैल्यू आ गई है। और हमने इनके कंपोनेंट्स को ए एक्स और ए वाई का नाम भी दे दिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स। ये उसके x और y दोनों डायरेक्शन में तय करदा फासला है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो वो कह रहा है कि कोई भी हमारे पास 3 वेक्टर हैं, उनको हमने इस तरह ओरिएंटेशन देनी है कि वो 0 रिजल्टेंट हमें देने चाहिए। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को इस तरह ड्रा करेंगे, ये हमारे पास एक्स वेक्टर आ गया। सेकंड वेक्टर को हम इस तरह ड्रा करेंगे, ये वाई वेक्टर आ गया, ठीक है। थर्ड वेक्टर को हम इस तरह ड्रा करेंगे तो ये जी वेक्टर आ गया है। अब क्या होगा जी, देखें जी, हमने इसको ट्राइंगल फॉर्म में ड्रा कर लिया। तो ये जो हमारे पास क्या है, इधर फर्स्ट वेक्टर है जी एक्स वेक्टर, उसकी टेल जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिल रही है, तो इस वजह से इन तीनों का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन सब का क्या आ जाएगा, सम 0 आ जाएगा। तो हम वेक्टर की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जी वेक्टर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, लिखा हुआ है इफ द 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल जॉइंड बाय हेड टू टेल रूल देयर सम विल बी 0। अगर हम तीनों वेक्टर को क्या करेंगे कि ट्राइंगल फॉर्म में क्या करेंगे, जोड़ेंगे हेड टू टेल रूल की मदद से, तो क्या होगा, इनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जी, वेक्टर ए लाइज इन द एक्स
वाई प्लेन, वो कह रहा है एक वेक्टर है जो एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो कह रहा है जी पहली स्टेटमेंट क्या है, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। कह रहा है कि किस ओरिएंटेशन के लिए जो वेक्टर है जो उसके दोनों कंपोनेंट्स हैं वो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइन। दूसरे में वो कह रहा है कि किस ओरिएंटेशन के लिए उनके दोनों कंपोनेंट्स के लिए वैल्यूज क्या होंगी, अपोजिट होंगी। मतलब अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव है तो y क्या होगा, नेगेटिव। अगर y पॉजिटिव है तो x क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन देनी है। अब इसका आंसर है जी, पहले का हम देखते हैं कि अगर हमें पता है जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हमें पता है जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं जी, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में हमारे पास क्या होती है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और थर्ड में क्या होती हैं, दोनों नेगेटिव होती हैं। इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें हमने जो वेक्टर ड्रा किया तो इसकी दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि कौन से क्वाड्रेंट के लिए उसकी दोनों वैल्यूज अपोजिट होंगी, तो वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। जैसा कि हम डायग्राम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बनाते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है जी, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला है। तो इसमें हमने क्या किया, एक वेक्टर को ड्रा किया, इसकी एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बनाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया। फोर्थ में ही हम क्या करेंगे, वेक्टर को ड्रा करेंगे। ये हमारे पास फोर्थ है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों की दोनों वैल्यूज अपोजिट आई। एक्स की हमारे पास इधर पॉजिटिव आ गई, वाई की हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या किया कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है जी, दोनों वैल्यूज अपोजिट सेकंड और फोर्थ में होती हैं, और दोनों नेगेटिव जो होती हैं वो क्या होती हैं जी, थर्ड क्वाड्रेंट में होती हैं। अगर वो दोनों पॉजिटिव का पूछ ले तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो, एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि अगर कोई भी वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जो वैल्यू है किसी एक की भी क्या होगी, वो जीरो ना हो, कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो, क्या उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जीरो हो सकती है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं जी। वो कह रहे हैं कि इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फार्मूला है a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जी स्क्वेयर, और अंडर रूट ऊपर लगा देते हैं। ये इक्वेशन हमें शो कर रही है कि इसके जब तमाम कंपोनेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, तब ही जाके वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अदरवाइज क्या होगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो करने के लिए हमें क्या होंगे, एक्स वाई जी जितने भी हमने कंपोनेंट लिए हैं, तमाम के तमाम कंपोनेंट जो होंगे वो जीरो होंगे, तब ही जाके हमारा आंसर क्या होगा, जीरो होगा। अदरवाइज एक भी कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास होगी या एक भी कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगी, तो उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ वेक्टर हैज कंपोनेंट्स ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। क्या वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है जी। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में कतई नहीं हो सकता, या कंपोनेंट मैग्नीट्यूड के बराबर तो हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। किसमें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कतई बड़ा नहीं हो सकता। इसके एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं आगे जी। हमने एक वेक्टर कंसीडर किया, उसकी मैग्नीट्यूड ये है जी, a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर अंडर रूट। जब हम इसका अंडर रूट खत्म करेंगे तो उधर स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे जी ए स्क्वेयर जो है वो ए एक्स स्क्वेयर से बड़ा है, मतलब ए स्क्वेयर उसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की क्या है, कंपोनेंट से बड़ी है। दूसरी साइड पे या देख लें ए वाई से भी
ए की मैग्नीट्यूड क्या बड़ी है। जब हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्या जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो कभी नेगेटिव वैल्यू भी रखेगी? बिल्कुल नहीं रखेगी, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है जी, फार्मूला ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आई भी तो वो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी वजह से उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू हमारे पास ए एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, नेगेटिव है -3 और ए वाई की भी नेगेटिव है -4, लेकिन स्क्वायर की वजह से दोनों वैल्यूज क्या होगी, पॉजिटिव। 9 + 16 हो गया, तो ये इनको प्लस किया तो 25 हो जाएगा। जब 25 का अंडर रूट लिया तो हमने क्या, हमारे पास आ गया 5 आ गया आंसर। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर। वो कह रहा है जी, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो नल वेक्टर के इक्वल है तो उसके कंपोनेंट के बारे में, जो दो उसके कंपोनेंट हैं उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। हाँ जी, सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट विल आल्सो बी नल वेक्टर। अगर उसके कंपोनेंट 0 होंगे तब ही जाके वो वेक्टर क्या होगा, नल होगा, अदरवाइज वो नल वेक्टर नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास हमने एक ए वेक्टर कंसीडर किया, एक बी वेक्टर कंसीडर कर लिया। ए वेक्टर की वैल्यू है जी ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी ए वाई जे यूनिट वेक्टर, और हमारे पास बी वेक्टर है बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। और नल वेक्टर की हमारे पास वैल्यू है 0 आई यूनिट वेक्टर प्लस 0 जे यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर वाले सेपरेट कर लेंगे, जे यूनिट वेक्टर वाले सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0 आई यूनिट वेक्टर प्लस 0 जे यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर को कंपेयर करेंगे आई यूनिट वेक्टर के साथ और जे को जे के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें पता चलता है ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ से हम ए एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आती है, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। दूसरी साइड पे हम ए वाई की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जब हमारे पास नेगेटिव मतलब एक वैल्यू है उसकी अपोजिट वैल्यू आएगी तो वो 0 हो जाएगी, तो उस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैज कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो कह रहा है किस कंडीशन में वेक्टर जो है उसके दोनों कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, बराबर होगी। 45 डिग्री के एंगल पर रखेंगे तो वो क्या होगा, उसके कंपोनेंट जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे, ए एक्स और ए वाई। इस तरह से हमने क्या किया, एक्स और वाई जो एक्सिस ले लिए हैं उसमें हमने एक वेक्टर को रखा जो 45 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। उसका ये एक्स कंपोनेंट है और ये हमारे पास क्या होंगे, ये वाई कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हमें उसने कंडीशन बताई हुई है कि दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। हमारे पास ए वाई और ए एक्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ए वाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए साइन थीटा के इक्वल होता है। ए एक्स किसके इक्वल होता है, ए कोस थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा रह जाएगा। कोस थीटा उधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के होता है, तो हम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम थीटा मालूम कर रहे हैं तो टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। जब हम टेन इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आती है, 45 डिग्री आती है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं जी। क्यों नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और उसके बाद डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर के बाद दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद जो है वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर सकते हैं, ना कि सिंपल अरिथमेटिक रूल से कर सकते हैं। स्केलर को तो हम अरिथमेटिक रूल से भी कर सकते हैं। वो कह रहा है नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि हम क्या कर सकें, उनको ऐड कर सकते हैं। बोथ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट इन फिजिकल नेचर, दोनों की फिजिकल नेचर अलग अलग है। एक की क्या है मैग्नीट्यूड है, दूसरी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल अरिथमेटिक रूल से क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के जरिए से हल कर सकते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा होगा हेड टू टेल रूल। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 10, कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। क्या हम 0 को नल वेक्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं जी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि वही आंसर है इसका भी कि 0 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन नल वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है और कोई ना कोई क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। तो दोनों के दोनों क्या हैं, एक डिफरेंट नेचर वाले क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी इक्वल टू 0, एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि दो वेक्टर जो हैं उनकी अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर नहीं है। क्या उनके सम जो है वो कभी 0 हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं हो सकते। किस तरह हो सकते हैं, एक हमारे पास वेक्टर है जी ये 5 मैग्नीट्यूड वाला, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास -5 का भी वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तब जाके इनका सम जो है वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम देखें जी, एक हमारे पास 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और एक हमारे पास -5 मैग्नीट्यूड का क्या है, वेक्टर है, तो अगर हम इनको प्लस भी करें तो 2 आंसर आता है, 0 नहीं आता। कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी एक दूसरे के उलट होनी चाहिए, तब जाके ही हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ आंसर तो बचेगा ही। नो देयर सम कैन नॉट बी 0 बिकॉज their sum can be 0 only if the two vectors have same magnitude and opposite in direction। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वो कह रहा है show that the sum and the difference of the perpendicular vectors of equal length are also perpendicular and of the same length। वो कह रहा है कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं जिनकी लेंथ क्या है, वो इक्वल है। उनका हमने क्या करना है, सम और डिफरेंस को शो करना है। उनकी लेंथ भी इक्वल है और वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर भी हैं। हमने क्या किया कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया। यहाँ पे हमने पहला वेक्टर ये ड्रा किया, उसके बाद एक बी वेक्टर और उसके अपोजिट में -b वेक्टर भी ड्रा किया। अब हम इसके क्या करेंगे, इनको नेम दे दिया। इसको नेम देने के बाद हमने क्या किया, इसका रिजल्टेंट ड्रा किया, तो हमारे पास ये आ गया और नेगेटिव का ये रिजल्टेंट आ गया, r प्राइम इज इक्वल टू a वेक्टर -b वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास ये जो है 90 का एंगल है a और b के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद ये रिजल्टेंट उसका आ गया है, इधर भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। तो हमने इनको हेड टू टेल रूल की मदद से हमने क्या किया, इनका जो है वो रिजल्टेंट लिख लिया, r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड r प्राइम इज इक्वल टू a माइनस b वेक्टर। अब हम इनका प्रूफ करते हैं जी। मैग्नीट्यूड ऑफ r एंड r प्राइम वेक्टर की हम करते हैं। r वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की, तो ये वाली आ गई, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, r प्राइम की भी इसी तरह से ही मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बराबर आ जाएगा r प्राइम। ये हमारे पास r प्राइम है। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकंड इक्वेशन थी, उनकी राइट साइड क्या दोनों की बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट साइड भी दोनों की क्या होगी, बराबर ही होगी। तो हमें ये मालूम हो गया कि r जो है वो r प्राइम के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम एंगल की तरफ जाते हैं, दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, हम क्या करेंगे, हमारे पास a और b क्या है, दोनों वेक्टर क्या है, बराबर हैं। ये हमें इमेज से पता चल रहा है। यहाँ से देखें जी, हमारे पास एंगल है जी LOA
एम हमारे पास एक है, ये किसके इक्वल है, एम ओ और एम, और दोनों किसके इक्वल है, ये 45 डिग्री के एंगल के इक्वल हैं। तो हमने इनको क्या किया, टोटल को एल ओ एन को हमने क्या किया, दोनों को बराबर किसके कर लिया, एल ओ एम प्लस एंगल एन ओ एम के इक्वल कर दिया। जब हम दोनों को प्लस करेंगे 45 प्लस 45 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इससे प्रूव ये हुआ कि आर जो है वो आर प्राइम के क्या है, परपेंडिकुलर है, या आर प्राइम जो है वो आर के परपेंडिकुलर है। ये हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ देयर वर टू बी combined to give the resultant equal to a vector of same magnitude। वो कह रहा है कि हम सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर दो हैं, उनको किस तरह से प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, सेम होगी। हम ट्राइंगल में देखते हैं, ये ट्राइंगल में क्या होता है जी, जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसमें हमारे पास 60-60 सभी के एंगल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला वेक्टर इस तरह ड्रा करेंगे, सेकंड वेक्टर इस तरह ड्रा करेंगे, ये हमारे पास दोनों वेक्टर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका जो रिजल्टेंट ड्रा किया तो ये वाला आ गया, तो सभी के दरमियान हमें पता चल गया 60 डिग्री का एंगल है, तो सभी के बराबर है। अंदर जो है इधर हमारे पास क्या है जी, 60 डिग्री है, और बाहर एक लाइन के ऊपर हमें पता है 180 होता है। अगर 180 में से हम 60 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 120 आ जाएगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 120 डिग्री। ठीक है, because if the two vectors are represented by two sides of equilateral triangle, then the third side will represent the resultant such that a is equal to b और b is equal to r, जिस तरह हमें डायग्राम में दिखाया भी गया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, द टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 Newton, 35 Newton. Pick the correct answer from those given below and tell and why it is only one of the three that is correct. वो कह रहा है कि हमने क्या किया, दो वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है, 60 न्यूटन है और 35 न्यूटन है, उनको हमने कंबाइन किया है। तो हमारे पास ये जो नीचे दिया गया है आंसर तीनों दिए गए हैं, इनमें से हमने पिक करना है जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। पहले हम डिस्कस करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है जी 70 न्यूटन है। क्यों है जी, जब हम करेंगे 60 प्लस 35 न्यूटन करेंगे तो ये हमारे पास 95 आ जाएगा। अगर हम इनको क्या करेंगे, पैरेलल एक दूसरे के रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर हम इनको अपोजिट रख के देखें, 60 और 35 को उसके अपोजिट रख के देखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 25 आता है। तो इससे हमें पता चला कि इसकी मिनिमम जो है वो क्या होगी, 25 है, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या है, 95 है। तो हमें पता है कि इसके दरमियान में ही ये वैल्यूज लाई करेंगी। सो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 70 न्यूटन होगा। ना तो 20 जो है वो 25 के बाद आ रहा है और ना ही 100 जो है वो 95 से पहले आ रहा है, तो इस वजह से सिर्फ हमारा आंसर क्या आएगा, 70 न्यूटन ही आएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, सपोज द साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज्ड हेड टू टेल रूल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर। वो कह रहा है जी क्लोज पॉलीगॉन है, वो क्या कर रही है, उसकी साइड्स जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमने उनको क्या करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम उनको प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। चलेंगे, हमने पहला एक वेक्टर ले लिया, ए ले लिया, उसका अपोजिट वेक्टर एक डी ले लिया, दोनों ने एक दूसरे के फैक्टर को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, वही मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन है। उसके बाद हमने सेकंड वेक्टर बी लिया और उसका अपोजिट वेक्टर ई ड्रा किया, तो इन दोनों ने भी एक दूसरे के फैक्टर को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। तो अभी तक तो हमारा आंसर 0 ही है। थर्ड हमने सी वेक्टर ड्रा किया और उसका अपोजिट वेक्टर एफ ड्रा किया, तो क्या हुआ, इन दोनों ने भी एक दूसरे के फैक्टर को कैंसल आउट कर दिया, तो आंसर टोटल का क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमें पता चला कि अगर हम एक क्लोज पॉलीगॉन है उसको हेड टू टेल रूल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो उसका आंसर कितना होगा, नल वेक्टर होगा।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर a1 एंड a2 रिवर्स्ड हाउ वुड दिस आफ्टर। वो कह रहा है कि a1 वेक्टर और a2 वेक्टर जो है वो एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में, इट वुड नॉट चेंज इन दिस केस। वो कह रहा है कि वो इस केस में ये चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फिगर 1 में देखेंगे तो क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो दोनों के साथ क्या है, प्लस साइन है, तो इसकी रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम क्या करेंगे, a1 को a2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे और दोनों को नेगेटिव कर देंगे। तो फिर क्या होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही रही, लेकिन दोनों के साथ क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द 3 डिफरेंट कंडीशन दैट कुड मेक a1 मल्टीप्लाई a2 इज इक्वल टू नल वेक्टर। वो कह रहा है कि कोई सी 3 ऐसी कंडीशंस बताओ जिसमें क्या है, a1 वेक्टर और a2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा, नल वेक्टर के आएगा। a1 और a2 हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आया a1 a2 साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अब कंडीशन क्या है, a1 और a2 कब जीरो हो सकते हैं जी। पहली कंडीशन है जी, a1 या a2 दोनों में से कोई भी एक नल वेक्टर है, तो फिर भी इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। सेकंड कंडीशन क्या है जी, अगर दोनों ही पैरेलल है, दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा किसके इक्वल आएगा, 0 डिग्री के इक्वल आएगा। जब 0 डिग्री के इक्वल आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड है जी, अगर दोनों एंटी पैरेलल हैं तो इनके दरमियान में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे क्या होगा, जो वेक्टर a1 है और a2 है उसका आंसर क्या होगा, नल वेक्टर होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीजन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इम्प्लॉयज दैट इट इज नेदर मूविंग नॉर रोटेटिंग। पहली कंडीशन में वो कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ना तो वो मूव कर रही है ना ही क्या है वो रोटेट कर रही है। सेकंड में वो कहता है, इफ coplanar forces acting on a body from a closed polygon then the body is said to be in equilibrium। पहली स्टेटमेंट में जी वो कह रहा है कि अगर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है, ना तो वो क्या कर रही है, हरकत कर रही है, ना वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये स्टेटमेंट है गलत। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होती है, तो वो क्या होती है, मूव भी करती है और रोटेट भी करती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। सेकंड कंडीशन हमारे पास है जी, वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है, जिसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, और ये सेकंड कंडीशन क्या कर रही है, उसको सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। कोई बॉडी है जी वो कह रहा है रोटेट करेगी अंडर द एक्शन ऑफ द वेट। इसका आंसर है जी नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम एक डिस्क ले लेते हैं जी, उसका हमने ये उसका सेंटर ऑफ वेट का पॉइंट ज़ाहिर कर दिया है, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जी वेट की, और जो ओ है वो इसके पिवट पॉइंट को ज़ाहिर कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसका मूवमेंट आर्म कितना हो गया, इसका मूवमेंट आर्म 0 हो गया। तो हम टॉर्क का फार्मूला लगाते हैं। टॉर्क का फार्मूला हमारे पास है T इज इक्वल टू LF। यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो है, मूवमेंट आर्म तो है ही नहीं, तो लेंथ क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो हम 0 पुट करेंगे, उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।